हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, वेलकम बैक टू आरंभ बैच, वेलकम बैक मेरे क्लास 11 के सारे प्यारे प्यारे बच्चों, या वो सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे साथ में जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे प्यारे 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 बच्चों, हम लोगों ने सक्सेसफुली चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। अब उस चैप्टर की आप लोगों को जो डीपीपीज देनी है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा बहुत जल्दी, यानी आज या कल में आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को उसका डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा। आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ में हमारा नया और तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर क्लास 11 का, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई साहब, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर। क्यों? नॉट इवन इन क्लास 11th केमिस्ट्री, बट जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे ना, तो क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स नाम से टॉपिक आता है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको यही चैप्टर आता है। इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स के अंदर शायद 2 या 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है। उस यूनिट में 2 से 3 चैप्टर्स होते हैं, उनको मिलाकर एक चैप्टर बनता है, उनको मिलाकर एक यूनिट बनती है, तो उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पर ठीक से पढ़ लिया, तो आप मान के चलो तुम्हारी 12th फिजिक्स का काम भी कंप्लीट हो गया। जैसे तुम्हारी 12th फिजिक्स का काम कंप्लीट हुआ, अब आप सोचो 12th फिजिक्स में भी जेई में सवाल आएगा। मतलब जब आप जेई का पेपर देने बैठोगे तो आपको फिजिक्स में भी वहाँ से सवाल आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। सेम इज़ फॉर नीट। तो नीट हो या जेई हो, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। तो अच्छे से इसको पढ़ने का हम लोग शुरुआत करेंगे और बेसिक से मैं चैप्टर शुरू करूँगा। तो आप लोग सब जानते हो कि जो ये एटम है, ये जो एटम है, सबसे पहले इसके बारे में हमें जो सबसे ज़्यादा इनिशियल इसके बारे में बताया गया था, वो एक इंडियन फिलोसोफर थे। हमारे इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम क्या था? महर्षि कनाड। यस, महर्षि कनाड। महर्षि कनाड ने हमें बोला था कि भाई साहब, अगर आपके आसपास कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, अगर आप उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ते जाओगे, तब हमें एक ऐसा पार्टिकल, तब हमें एक ऐसा कण मिलेगा, तब हमें एक ऐसा कण मिलेगा जिसे तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन है। सो बेसिकली इन्होंने उस अनब्रेकेबल, नॉट डिविजिबल, इनडिविजिबल पार्टिकल को क्या नाम दिया? कण। यानी इन्होंने बोला कि आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी बड़ी चीज़ को अगर तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, तो आपको अल्टीमेटली एक ऐसा कण मिलेगा जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। इन्हीं के आसपास एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने नाम था डेमोक्रिटस ने भी बोला था कि अगर आपके आसपास मौजूद किसी भी चीज़ को अगर आप ब्रेक करना स्टार्ट कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसका नाम रहेगा एटोमियो, एंड एटोमियो इज फर्दर अनब्रेकेबल। इनफैक्ट जब आप ये डेमोक्रिटस के इस ग्रीक वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, तो उन्होंने अ लिखा था, अ मतलब अन, एंड टोमियो का मतलब होता है कट। आप देखना जो मेडिकल लैंग्वेज होती है उसमें भी ग्रीक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। तो ट्यूबेक मतलब फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि इसमें ट्यूब है, तो ट्यूबेक यानी फेलोपियन ट्यूब, एंड टॉमी मतलब सर्जरी, कट। तो ये जो टोमियो या टॉमी जो वर्ड आता है, दैट मीन्स कट। क्या बात समझ में आ गई? तो ये इन्होंने बताया था, लेकिन इन दोनों को कभी भी क्रेडिट नहीं दिया जाता, कभी भी इन दोनों को ये नहीं माना जाता कि एटम के बारे में इन दोनों लोगों ने बताया था। क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो रिटन डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से इन दोनों अंकलों को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अंकल नहीं बोलना चाहिए, इन दोनों महान लोगों को, ग्रेट पीपल को किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन बाद में हमारे आए दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर गाना सुनने वाले, श्री श्री 1008 डाल्टन चाचा।
डाल्टन चाचा ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी एंड डाल्टन चाचा की ये एटॉमिक थ्योरी सन 1800 में आई थी, जो कि पूरा कॉपी पेस्ट माल था। जैसे कि राधे मूवी अगर आपने देखी हो, उसके काफ़ी सारे सीन्स दूसरी मूवी के कॉपी हैं। सीटी मार सीटी मार सीटी मार सीटी मार सीटी मार अपने अल्लू अर्जुन की मूवी का कॉपी है। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कुछ ऐसी थी, यानी कि उसके अंदर भी क्या था कि दूसरी चीज़ों का माल उठाया हुआ था। सबसे पहला माल उन्होंने यही उठाया था। डेमोक्रिटस और कनाड अंकल ने क्या बोला था कि कोई भी मैटर अगर आप तोड़ते जाओगे तो आपको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, एंड दैट इज कॉल्ड एज एटोमियो। तो डाल्टन ने एटम वर्ड एटोमियो से उठाया। ही टुक द वर्ड एटम फ्रॉम एटोमियो। तो उन्होंने क्या बोला दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। यानी अगर आप एटम को जोड़ते जाओगे, एटम 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 जोड़ते 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 आपको मैटर मिल जाएगा। जैसे कि आपके सामने ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्रकार का मैटर है। आप लोग सब जानते हो मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जिसके पास में मास एंड वॉल्यूम दोनों हो। तो अगर आपके पास में कोई भी मैटर है, मैं मैटर हूँ, आप मैटर हो, हमारा कैमरा मैटर है, मेरा माइक मैटर है, आपका फ़ोन मैटर है, ये मार्कर मैटर है, तो आप किसी भी मैटर को अगर आपको बनाना हो तो आपको एटम्स की ज़रूरत होगी। या अगर आप इसका उल्टा बोल दो कि अगर आप किसी भी मैटर को तोड़ते जाओगे तो आपको सबसे छोटा पार्टिकल क्या मिलेगा, एटम। तो उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बोल दिया, दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर। एक मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम कहलाता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने फिर डेमोक्रिटस और हमारे महर्षि कनाड से चुराया, दैट एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नेवर बी या एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ऐसा एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी उन्होंने ये कह दिया कि जिस प्रकार महर्षि कनाड ने बोला था कि अब आप कण को आगे तोड़ नहीं सकते, डेमोक्रिटस ने बोला था कि आप एटोमियो को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इन्होंने उसको अपनी भाषा में लिख दिया कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट इनका फिर चोरी का माल था, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो इनने बोल दिया कि भैया एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे तोड़ा जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से इन्होंने उठा लिया पॉइंट। पांचवा पॉइंट दिल दहला देने वाला पॉइंट, और ये पॉइंट था कि अगर आपके पास में एक एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर अगर सिर्फ ऑक्सीजन गैस है तो उसमें मौजूद हर एटम एक जैसा होगा। यानी एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। क्या बोला उन्होंने, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। यानी अगर आपके पास में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सारे एटम एक जैसे होंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। नाइट्रोजन के अगर आपके पास में एटम है तो कोई भी नाइट्रोजन का एटम हो, नाइट्रोजन का कोई भी एटम हो, सारे एक जैसे होंगे। कार्बन का कोई भी एटम हो, सारे एक जैसे होंगे। यानी सेम एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। कौन सी बड़ी बात है भाई, अगर तुम क्लास 9th के बच्चे हो या अगर तुम क्लास 11th के बच्चे हो तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी। तुमको 11th में बैठे हो तो तुमको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, या बायो वालों को बायो पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ऑप्शनल पढ़ना है। एग्ज़ाम होगी तो तुम सबकी एग्ज़ाम एक साथ होगी, बोर्ड एग्ज़ाम एक साथ होगी, जेई एक साथ देनी, तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी ना, क्योंकि तुम सेम क्लास में हो। वैसे जो एलिमेंट होगा उसके अंदर सारे एटम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, तभी तो एलिमेंट होगा, वरना तो कंपाउंड बन जाएगा। तो छठा पॉइंट उन्होंने दिल दहला दिया हम लोगों का कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब लेवल देख रहे हो आप समझदारी का, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब अब अगर आप लोग ऑक्सीजन नाइट्रोजन को कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन का एटम अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, नाइट्रोजन का अलग शो करेगा। अबे तभी तो दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती तो सेम एलिमेंट बन जाते, अलग है तभी तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट प्रॉपर्टी। एंड सातवां पॉइंट इज
टिपिकली टेकन फ्रॉम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? दो अलग अलग एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन होकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो कंपाउंड का रेशो हमेशा फिक्स होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। जैसे पानी का जब आप लोग रेशो देखते हो तो वाटर का मास 2 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो इनका बाय मास रेशो होता है 1:8। दिस इज देयर रेशो बाय मास। ये इनका कौन सा रेशो है? ये इनके बाय मास का रेशो है। तो अब आप पानी गटर का उठाओ, टॉयलेट का उठाओ, जिससे हम लोग हमारे सुबह सुबह पिछवाड़े धोते हैं वो वाला पानी उठाओ, जिससे हम नहाते हैं वो वाला पानी उठाओ, बारिश का पानी उठाओ, इनफैक्ट कोई भी पानी उठाओ, उसमें रेशो 1:8 का होगा। यही पॉइंट इन्होंने एटम के एस्पेक्ट में बोल दिया कि अगर तुम्हारे पास में 2 हाइड्रोजन है और अगर तुम्हारे पास में 1 ऑक्सीजन है तो 2:1 के रेशो में हमेशा पानी बनेगा। ये रेशो हमेशा फिक्स होगा। तो उन्होंने क्या बोला? दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements combines in a fixed ratio, combines in a fixed ratio, in a fixed ratio to form a compound, to form a compound। मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम्स फिक्स रेशो में कंबाइन हुए। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, फिक्स रेशो में कंबाइन हुए और क्या बनाया? पानी। अगर आपको कोई बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो आप लोग जानते हैं कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम 1:2 के रेशो में कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सो दिस इज योर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज होने के बाद आप मान के चलो लगभग 98 से 100 ईयर्स तक यूज में थी, क्योंकि ये सन 1800 में आ गई थी, ये बहुत पहले आ गई थी, एंड दैट इज वाई इनको हमें इतना वेटेज देना रहता है। स्क्रीनशॉट ले लो, देयर इज नथिंग टू वरी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ग्रेट। अब हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जब डाल्टन ने बोला कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता, तो काश ऐसा होता तो ये चैप्टर ही नहीं होता क्योंकि अगर एटम को डिवाइड नहीं करते तो हमारे पास में सब एटॉमिक पार्टिकल आते ही नहीं, और अगर सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं आते तो भैया ये चैप्टर ही नहीं होता। पर क्या करें, लोगों को खुजली थी, हमें भी पढ़ना पड़ा, पढ़ लेते हैं। तो क्या हुआ, कहानी मैं पिछले 2 सेशन से सुना रहा हूँ। मैंने हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर पिछले 2 सेशन पे वीडियोस अपलोड करे थे। एक 18-19 पे किया था, एक 20-21 पे किया था, और अब तुम लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि बिना स्टोरी के इस चैप्टर को पढ़ने का आनंद नहीं आएगा। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भगवान को मानते हैं, एक साइंस को मानते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन उसी में से थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, वैसे कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से शायद कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग इसे कहानी के फॉर्मेट में पढ़ोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप सर्च कीजिएगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके, साइंटिस्ट भी थे। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ सर जे थॉमसन। ये दोनों भाई थे। जब भी वो अमेरिका से ब्रिटिश या ब्रिटेन जाते थे, जे थॉमसन ब्रिटेन के थे, तो दोनों हैंग आउट करते थे, चिल करते थे। सो वंस अपॉन अ टाइम, लगभग आप मान के चलो 1898 के आसपास की बात है, बेंजामिन फ्रैंकलिन कुछ काम से ब्रिटेन गए हुए थे और वहाँ पर जे थॉमसन के घर पर रुके हुए थे। दोनों दोस्त थे। जे थॉमसन भगवान को मानते थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन भगवान को नहीं मानते थे। जे थॉमसन की मम्मी बड़ी खूसट टाइप की थी, बड़ी टाइप की थी, दिन भर डांटती रहती थी, और कई बार जे थॉमसन को अपनी मम्मी के डर से भी चर्च जाना पड़ता था। सो वन फाइन डे जब जे थॉमसन की मम्मी को आया गुस्सा, उन्होंने जूता, फ्लाइंग चप्पल जे थॉमसन को ऊपर उड़ाई और बोला कि तू बहुत दिन से तेरे दोस्त के साथ दारू पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जा चर्च जा। तो दोनों दोस्त डर के मारे चर्च चले गए। चर्च में पहुँचते पहुँचते बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि देख, घर पे तो तेरी मम्मी से मैं डर रहा था, पर मैं चर्च वर्च में नहीं जाएगा, अपुन को चर्च वर्च में आना पसंद नहीं, अपुन भगवान को नहीं मानता, साला कभी कभी लगता है कि फैजल सा भी भगवान है, अपुनिज भगवान है। तो वो बाहर बैठ गए और जे थॉमसन चर्च में चले गए। जैसे जे थॉमसन चर्च में गए और वहाँ पर प्रेयर्स वगैरह शुरू हुई, अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और ऐसा लगने लगा कि अब तूफान आने वाला है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि बाहर बैठ के बेंच पे गीला होने से अच्छा है
अपन चर्च में बैठ के मजे लें। चर्च में गए और पीछे की तरफ जाकर, चर्च में घुसते ही पीछे की तरफ जाके खोपचे में बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि जो प्रीस्ट थे, भाई कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं पंडित, प्रीस्ट, मौलवी किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मस्ती वाली कहानी है क्योंकि ऐसा होता था। तो वहाँ पर जो प्रीस्ट थे उन्होंने एकदम से बोला कि तुम में से कोई एक पापी यहाँ ज़रूर है जिसकी वजह से भगवान नाराज हो गया, समझे कि नहीं? तो सब लोग घबरा गए, अरे बाप रे, हम में से कोई पापी है तभी भगवान नाराज हो गए, अरे बाप रे, तुम्हें पश्चाताप करना होगा। ऐसा उन्होंने डराना चालू करा, बोलना चालू करा। तो एकदम सब सन्नाटा था, बाहर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी, एकदम बाहर अंधेरा छा गया, बिजली कड़क रही है और उसकी एकदम लाइट चमक रही है, तो खिड़कियों पे खड़ 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 ऐसी आवाज़ आती है, एकदम लाइट चमकती है। इतने में किसी के हंसने की आवाज़ आई। तो फादर बोले, यह कौन प्राणी हंस रहा है भाई, इन सज्जन को क्या तकलीफ है? तो हम सब पलट के देखे, जे थॉमसन ने पलट के देखा, देखे तो उनका दोस्त हंस रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले, ये कहाँ अंदर आ गया, और ये तो ससुरा भगवान को मानता ही नहीं, ये तो उड़ा देगा इनको। तो हंसने लगे और बेंजामिन फ्रैंकलिन खड़े होकर बोले कि यार एक बात बताओ यार प्रीस्ट साहब, भगवान के पास में पूरी अर्थ को चलाने का काम है, अर्थ पे करोड़ों लोग हैं, वो ये मुट्ठी भर 50 लोगों का पाप का हिसाब रखने के लिए इतना बड़ा मौसम थोड़ी ख़राब करेंगे। भाई मौसम पूरे ब्रिटेन में ख़राब हुआ है, ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है, आप ऐसी चिंता मत करो। बोले ना मूर्ख बालक, तो हमसे मुजोरी कर रहा है, हम सबसे बड़े मुजोर हैं साला। और बोलते कि अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू उसको प्रूफ करके बता। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि देखो आप बात समझो, सन 1830 में माइकल फराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी। उन्होंने बोला था कि ऊपर ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कड़कती है ये फिजिकल फिनोमिनन है, ये अपोजिट चार्जेस के टकराने की वजह से होता है और ये भगवान नहीं कर रहे हैं। आप बात को समझो, इस डिस्कवरी को हुए भी 60 साल हो गए हैं, अभी 1898 चल रहा है। माइकल फराडे ने 1831 में डिस्कवरी कर दी थी, थोड़ा साइंस वाइंस पढ़ा करो। तो वो बोले कि हम नहीं मानते, हमें तो आप प्रूफ करके बताइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब क्या हुआ, अगले दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन एक चर्च की छत पे चढ़ गए और द फेमस काइट एक्सपेरिमेंट कर डाला। उन्होंने क्या करा, कॉपर के वायर से एक बिल्कुल बारीक कॉपर का वायर लेके ऐसा मोड़ दिया, एक पतला कॉपर सा वायर लेके ऐसा सीधा रख दिया और ऐसी पॉलीथीन लगा दी और एक बहुत प्यारी सी पतंग बना दी। उसमें इधर छेद करा, इधर छेद करा, उसको धागे से बांधा, इस प्रकार धागे से बांधा और उड़ा डाला। अब इन्होंने क्या करा, धागे के साथ साथ में एक बहुत बारीक सा कॉपर वायर भी अटैच करा। मतलब पतंग तो धागे से उड़ती है, लेकिन धागे के साथ साथ एक पतला सा कॉपर वायर भी इन्होंने अटैच कर दिया, क्योंकि कॉपर वायर के पास में कंडक्टिविटी होती है। उड़ाते गए पतंग को और कॉपर के तार से उसको जोड़ के उड़ाते गए, उड़ाते गए, उड़ाते गए, उड़ाते गए, इतना ऊपर ले गए कि पतंग लगभग इनविजिबल हो गई, बादलों के बिल्कुल नजदीक तक ले गए। क्योंकि वहां पर क्या मौसम खराब ही था, हवाएं चल रही थी, पतंग बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पतंग उड़ाते गए, उड़ाते गए, उड़ाते गए, उड़ाते गए, उड़ाते गए, और कॉपर वायर से जैसे ही पतंग एक स्पेसिफिक हाइट पर पहुंच गई, उन्होंने उस कॉपर वायर को कट करा और एक घंटी से अटैच कर दिया, ट्रिंग ट्रिंग ऐसी वाली। तो जैसे ही ऊपर उन्होंने बोला बिजली कड़केगी, अगर बिजली कड़की और अगर बिजली एक फिजिकल फिनोमिनन हुआ तो वो कॉपर वायर के साथ ट्रेवल करते हुए यानी कंडक्शन शो करते हुए आएगी और घंटी को बजाएगी और वो गाना गाएगी, बोलना आंटी आऊँ क्या घंटी में बजाऊँ, क्या घंटी में बजाऊँ, वैसा वाला होगा। तो उन्होंने पतंग बढ़ाना चालू करा, एक हाइट पर ले आके लगा दिया और जैसे ही ऊपर बिजली कड़की नीचे घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हैंड्स प्रूफ, ऊपर जो हो रहा है फिजिकल फिनोमिनन है, कर दिया प्रूफ। 2-4 लोगों को खड़े रह के दिखा दिया और आए चर्च में, बोलो फादर कर दिया पुण्य। तो फादर बोले मैं नहीं मानता। तो लोगों ने बोला क्यों नहीं मानते? उन्होंने बोला एक बात बताइए माइकल, खड़े हो। माइकल खड़ा हुआ, यस फादर, तुम्हारे गांव में एक बार बिजली गिरी थी। उसने बोला हाँ बिजली गिरी थी, तो क्या हुआ था ज़रा इनको बताइए। तो उसने बोला जब मेरे गांव में बिजली गिरी तो खेत में इतनी ज़ोर से बिजली गिरी कि जो घर था उसमें क्रैक आ गया, ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा हो गया और मेरे जो फार्म पे 10 लोग काम करते थे 10-10 लोग मर गए। और अभी अभी आपने भी सुना होगा आसाम में एक जगह बिजली गिरी थी तो 18 एलिफेंट्स मर गए थे। आई डोंट नो वो सच है या झूठ, लेकिन जब कभी बिजली गिरती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है।
तो सब लोगों ने बोला हाँ ऐसा होता है, हमने भी देखा है, हमने भी सुना है, जब बिजली गिरती है तो पेड़ जल जाता है, लोग मर जाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है माइकल बैठिए। अब फादर बोले एक बात बताओ, जब बिजली गिरती है तो इतना नुकसान करती है और तुमने इतनी खतरनाक बिजली को अपने हाथ में रखा क्योंकि तुम पतंग उड़ा रहे थे, टा 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 टा। तो जब बिजली आई तो बिजली तुम्हारे हाथ में से होती हुई उस बैल को टकराई और बच गई। तुम्हारे हाथ पे जलने का निशान भी नहीं है, कायदे से तुमको मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे हाथ पे तो कोई निशान भी नहीं है। मतलब तुम दे रहे हो हमें बत्ती, तुम मुझसे भी ज़्यादा फेंकू हो। तो लोगों को मन में आई बात, हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और बेंजामिन फ्रैंकलिन का फेमस काइट एक्सपेरिमेंट शायद अभी भी लोग बोलते हैं कि फेक था। अब बेइज्जती हो गई यार बेंजामिन फ्रैंकलिन की, लोग हंसने लगे। तो इतने में जे थॉमसन को आया गुस्सा, बोले यार एक तो तुमने हमारे दोस्त को बुलाया, हमारे देश में बुला के उसकी बेइज्जती करी, अब इसका उसका सबका बदला लेगा तेरा फैजल भाई। अब जे थॉमसन खड़े हुए, उन्होंने बोला कि सर फादर प्रीस्ट, आप हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन अब मैं एटलीस्ट एक ट्राई ज़रूर करूंगा ये प्रूफ करने के लिए कि ऊपर जो हो रहा है वो फिजिकल फिनोमिनन है और फेक नहीं। तो माइकल फराडे के एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन के माइंड में तो था क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, दिमाग वाले तो वो भी थे। तो उन्होंने फादर को खड़े होकर बोला कि अब मैं मेरे दोस्त की दोस्ती का कर्ज चुकाऊंगा और अपनी इसकी बेइज्जती का, जो मेरे दोस्त की बेइज्जती उसका बदला मैं आपसे लूंगा और अब मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो फादर क्योंकि अभी अभी प्राउड हो गए थे, उन्होंने अभी अभी एक साइंटिस्ट को फेल कर दिया था, तो उन्होंने बोला था कि अगर तू कर देगा तो मैं तेरे को भगवान मानने लग जाऊंगा, वी विल कॉल यू भगवान। तो जे थॉमसन बोला ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। और जे थॉमसन अपने दोस्त को फ्लाइट में बैठा के घर आए। खैर फ्लाइट में क्या बैठाया होगा, जहाज में बैठा के, पानी के जहाज में बैठा के घर आए और उन्होंने बोला कि अपने को अपने दोस्त की बेइज्जती का बदला लेना है। और दोस्त की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट करा। पहले उन्होंने जो आपके माइकल फराडे थे, आपके जो माइकल फराडे थे, एक तो मेरे को माइकल की स्पेलिंग कभी आती नहीं, MAICHEL, माइकल, जो भी है आप लोग चेक कर लेना, हंसना मत बाद में कि सर ने स्पेलिंग गलत लिखी। तो माइकल फराडे, कौन सा अपने को माइकल से शादी करने जाना है या माइकल को अपने घर की बेटी भी आनी है, कुछ नहीं करना है, तो जो भी हो। तो माइकल फराडे का जो 1830 में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको पूरी तरीके से जे थॉमसन ने अच्छे तरीके से स्टडी करा। माइकल फराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी दिए थे, कुछ इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रोसेस भी की थी, तो उसके भी कुछ लॉ थे, वो भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टडी किए थे। माइकल फराडे ने एक ट्यूब बनाई थी, एक ग्लास ट्यूब बनाई थी, जिसको बाद में जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब नाम दिया था, CRT ट्यूब। इसकी पूरी स्टडी करी और माइकल फराडे के पूरे एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद जे थॉमसन ने सोचना चालू करा कि बिजली कहाँ कड़कती है। उन्होंने बोला बिजली तो बहुत ऊपर हवा में कड़कती है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहता होगा, वहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा उस एक्सपेरिमेंट में मैं प्रेशर बहुत लो रखूंगा, बहुत लो, यानी कि लगभग मान के चलो 10 mmHg। अभी आप लोगों के आसपास जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है। 1 atm को आप मान के चलो 760 mmHg बोला जाता है, तो इन्होंने इसको कितना कर दिया 10 mmHg, यानी बहुत बहुत ज्यादा कम प्रेशर रखना है। फिर इन्होंने सोचा कि यार ऊपर जो गैसेस होती हैं कौन सी होती होंगी, हल्की गैसेस, एकदम लाइट और इनर्ट गैसेस। तो इन्होंने सोचा कि मैं मेरे एक्सपेरिमेंट में इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि आर्गॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम या नियॉन, बिल्कुल इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस का इस्तेमाल करूंगा। फिर उन्होंने सोचा जब बिजली कड़कती है तो वोल्टेज कैसा निकलता होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग मर जाते हैं अगर बिजली गिर जाए तो उन्होंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल रखूँगा, यानी जो मैं बैटरी का इस्तेमाल करूँगा वो बैटरी बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल वाली होगी। और उन्होंने 10,000 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी ले लिया। फिर उन्होंने सोचा कि जब दोनों बादल ऊपर टकराते हैं, तो माइकल फराडे बोल के गए थे कि अगर एक बादल पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरा बादल नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जब दोनों बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज वाले हाई स्पीड में आके जब टकराते हैं तब उसमें से बिजली कड़कती है।
तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहा हूँ, मैं 2 मेटल की प्लेट्स इस्तेमाल करूँगा, मैं 2 इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करूँगा, तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस मुझे कम रखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स उन्होंने यहाँ पर क्या करा, बहुत ज़्यादा लेस कर दिया, यानी 10 से 30 सेंटीमीटर के बीच में उन्होंने डिस्टेंस रखा। इतना सब सोचने के बाद, इतना सब समझने के बाद उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में गए और एक कांच की ट्यूब का इस्तेमाल करा जो कि कुछ इस प्रकार दिखती थी। सो दिस वॉज द ग्लास ट्यूब एंड इस ग्लास ट्यूब को ही नाम दिया गया कैथोड रे ट्यूब। दिस ट्यूब वॉज कॉल्ड एज कैथोड रे ट्यूब। लेकिन अभी आप सिर्फ ग्लास की ट्यूब इसको समझेंगे। इस ग्लास की ट्यूब पे यहां पर एक इलेक्ट्रोड रखा गया, एक मेटल की प्लेट रखी गई और यहां पर उन्होंने लकीली एक ऐसी एक ऐसी इलेक्ट्रोड लिया जिसमें छोटे छोटे छेद थे। उनके पास में शायद अवेबिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने बोला ठीक है जो भी प्लेट हो अपन वो रख लो। तो इसमें छेद थे, इसलिए इसको नाम दिया गया परफोरेटेड। परफोरेशंस मतलब इसमें छोटे छोटे छेद हो, तो इसको नाम दिया गया परफोरेटेड एनोड और इसको नाम दिया गया कैथोड। ये आपके 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए। अब आप समझ गए ये इलेक्ट्रोड्स क्या थे। ये इलेक्ट्रोड्स 2 मेटल की प्लेट थी जो आमने सामने लगी हुई थी। ठीक है, अब इसे नेगेटिवली चार्ज पैनल से कनेक्ट किया गया बैटरी के और इसे पॉजिटिवली चार्ज से। तो ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये बैटरी का नेगेटिव एंड। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना था, 10,000 वोल्ट का। तो इस बैटरी पर पूरी तरीके से यहां पर यू विल बी ऑब्जर्विंग अ पॉजिटिव चार्ज। इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पूरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इनफैक्ट जो बच्चे कैथोड एनोड में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, आप इसको लिख लो। आप सब जानते हो कैटायंस क्या होते हैं। व्हाट आर कैटायंस? कैटायंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड व्हाट आर एनायंस? एनायंस जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक बात बताओ, एक ऐसी मेटल की प्लेट, भाई इलेक्ट्रोड्स क्या होती है? इलेक्ट्रोड्स आपकी मेटल की रॉड्स होती हैं। तो अगर आपकी मेटल की रॉड पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाए, आपके मेटल की रॉड पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये किसको अपनी ओर खींचेगी, कैटायन को कि एनायन को? अपोजिट अट्रैक्ट। ये नेगेटिव है तो ये कैटायन को अपनी ओर खींचेगी। तो वो मेटल की प्लेट जो कैटायंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे उसको बोलते हैं कैथोड, और वो मेटल की प्लेट जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो एनायंस को अपनी ओर खींचेगी क्योंकि एनायंस नेगेटिवली चार्ज है। तो ऐसी मेटल की प्लेट जो एनायंस को अपनी ओर खींचे उसको बोलते हैं हम लोग एनोड। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, टेरिफिक। अब यहां पर क्या किया गया, एक एग्जॉस्ट पंप लगाया गया, या बोलना चाहिए एक वैक्यूम पंप लगाया गया। इसको क्या नाम दिया गया? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या था? अंदर मौजूद जितनी भी एयर है, अंदर मौजूद जितनी भी गैसेस है, उन सबको बाहर फेंक देना, ताकि क्या हो जाए, अंदर का प्रेशर लो हो जाए। अंदर का प्रेशर लो करने के लिए यहां पर क्या लगाया गया? वैक्यूम पंप। अब क्योंकि अंदर बहुत सारी गैसेस होंगी, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, लेकिन हमको तो इनर्ट गैसेस चाहिए। तो बाद में इसके अंदर जब पूरा वैक्यूम पंप से खींच के बाहर निकाल दिया गया मामला, तो अंदर बहुत कम मात्रा में हीलियम गैस या नियॉन गैस डाल दी गई। थोड़ी थोड़ी हीलियम और नियॉन गैस डाल दी गई। अब बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि जब गैस निकालना थी तो डाली क्यों, और डाली तो निकाली क्यों? तुम समझो, गुलजारी ला लो, लपड़ पड़ने वाला काम करते हो। भाई गैसेस क्यों निकाली? क्योंकि इनर्ट गैसेस के अलावा भी बहुत सारी गैसेस थी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 10,000 वोल्ट पे अगर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहती तो वो पानी बना देती। समझ रहे हो? तो रिएक्टिव गैसेस को हमें निकालना पड़ा। वैसे मैंने माना कि अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बेटा जब 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करोगे तब तो रिएक्ट करेंगी। तो हमें ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए अंदर जो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हो, और वो सिर्फ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन जैसी गैसेस ही कर सकती है। इनफैक्ट यहाँ से क्रिप्टॉन तो हटा ही दो,
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन ही रख सकते हैं। तो आपने पहले क्या करा, वैक्यूम पंप से रिएक्टिव गैसेस जो अंदर हो सकती थी वो सब पहले निकाल दी, और फिर इतनी कम मात्रा में ये गैस डाली, ये गैस भी इतनी कम मात्रा में डाली कि प्रेशर अभी भी लो ही रहे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, वो क्या, वो ये कि आपने यहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों रखा। वैसे आपको अगर कोई सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज केप्ट लो। तो देखो इसका एक जवाब समझना कि अभी जैसे आप नॉर्मल अपने रूम में खड़े हो और सामने आपके कॉलोनी में दो बड़े बड़े खंभों पे 440 वोल्ट के तार जा रहे हैं जो आपके पूरे एरिया में करंट सप्लाई करते हैं। बारिश की वजह से वो तार टूट के नीचे गिर जाए, करंट अभी भी आ रहा है, अगर आप छुओगे तो मर जाओगे। लेकिन अगर आप वो वायर के पास खड़े होकर देखोगे, क्यों रे गिर गया, अभी तो तू ऊपर था, जरा सी हवा नहीं झेल पाया, निकल गई सारी होशियारी, गिर गया नीचे, तो आपको करंट लगेगा क्या? नहीं, अनटिल अनलेस आप उसको छुओगे नहीं आपको करंट नहीं लगेगा। दैट मीन्स इस वायर का करंट इंसान तक हवा में ट्रेवल करके नहीं पहुंच पा रहा है। दैट मीन्स योर एटमॉस्फेयर, योर एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखना, स्टार बना के चाहो तो एक पॉइंट लिख लेना, दैट योर एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी वजह से अगर आप यहां पर एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर आप करंट ट्रेवल करवाओगे इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो करंट कैसे ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रेवल करेगी? क्योंकि एयर तो बैड कंडक्टर है, इसलिए आपने लो प्रेशर रखा, इसीलिए आपने यहां पर लो प्रेशर रखा। देयरफॉर प्रेशर इज केप्ट लो, प्रेशर इज केप्ट वेरी लो, ताकि कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, ताकि कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी परेशानी? तो ये आपका ये हो गया, ये हो गया। अब यहां पर हमें बस एक चीज़ समझनी है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जनरेट होती है और अगर कोई करंट का पार्टिकल निकलता है तो वो दिखाई कैसे देगा? तो उसको विजिबल करने के लिए हमारे जे जी ने अंदर की तरफ इस पूरी कैथोड रे ट्यूब को एक पाउडर से कोट कर दिया। अंदर से उन्होंने क्या करा, इस पूरी कैथोड रे ट्यूब को अंदर की तरफ से पूरे पाउडर से कोट कर दिया। और ये जो पाउडर है, इस पाउडर का नाम क्या था? जिंक सल्फाइड। वेरी गुड। इस पाउडर का नाम क्या है? जिंक सल्फाइड, यानी कि ZnS। ZnS से कोट कर दिया। ZnS से कोट करने की वजह से क्या होगा, आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, वो मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूं। अब जैसे ही जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट चालू करा, जैसे ही उन्होंने इन बैटरी को जोड़ा और करंट का फ्लो चालू करा, अचानक से उनको ये पूरी ट्यूब में फ्लोरोसेंस दिखाई देने लगा। फ्लोरोसेंस दिखाई देने लगा, यानी ये ट्यूब पूरी तरीके से लाइट अप हो गई। इनको लाइट्स दिखने लगी। कौन से कलर की? लाइट्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू कलर, हरे नीले कलर की। इनको बिजली कड़कने जैसी लाइट दिखाई देने, जैसे बिजली कड़कती ना, और पूरी ट्यूब एकदम चमकने लगी। तो बेसिकली जिंक सल्फाइड का काम क्या होता है? जिंक सल्फाइड का काम होता है टू क्रिएट फ्लोरोसेंस। जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंस क्रिएट करते हैं। अगर इन पर कोई चार्ज पार्टिकल आकर टकराएगा, यानी जिंक सल्फाइड के पाउडर पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आकर जोर से टकराएगा तो स्पार्क निकलेगा, स्पार्क निकलेगा। अरे तुम लोग वो अनार वनार नहीं चलाते हो, अनार चक्री, तो अनार चक्री जैसा फ्लोरोसेंस निकलता है। जैसा अनार में से कैसे लाइट निकलती है, आग निकलती है, वैसा ही जिंक सल्फाइड भी निकाल सकता है अगर उस पर कोई चार्ज पार्टिकल आकर टकराए। तो क्या हुआ कि जैसे जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट चालू किया, फ्लोरोसेंस निकलने लगा और बिजली की आवाज आने लगी। यानी कि जिस प्रकार बादल गरजता है और बिजली कड़कती है, ठीक उसी प्रकार उनको इस ट्यूब के अंदर बादलों का गरजना और बिजली का कड़कना दिखाई और सुनाई देने लगा। फिर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने चर्च के फादर को बुलाकर दिखाया कि देखो ये अपन तुम्हारे सामने बैटरी को जोड़ रेला है। जैसे ही बैटरी जोड़ी, ये ट्यूब फिर हरे नीले कलर में चमकने लगी। चमके 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 ऐसे उनको जोरदार जोरदार आवाजें आने लगी। और उन्होंने ये बात प्रूफ कर दी
कि जो चीज ऊपर आसमान में हो रही है वो भगवान नहीं कर रहा है मेरा देशवासियों, वो तो एक साइंटिफिक फिनोमिनन है। क्या ये बात समझ में आई मेरा बच्चा लोग? तो हैंस प्रूफ कि ऊपर जो हो रहा है वो साइंटिफिक फिनोमिनन नहीं है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय सर जे थॉमसन। और इसके बाद उनके नाम के आगे सर लगाया गया। भगवान तो खैर उन्होंने बोला कि मेरे को भगवान मत बोलो, लेकिन हाँ ब्रिटिश कम्युनिटी किसी भी एक ऐसे इंसान को जिसने बहुत बड़ा काम किया है उसको हमेशा सर की उपाधि देती है, और इसीलिए उनको सर की उपाधि दी गई और उनका नाम जे थॉमसन की जगह सर जे थॉमसन हो गया। एंड इसी के बाद अब हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे बाय द नेम ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सर जे थॉमसन। तो नेक्स्ट आप लोग अब हेडिंग बनाकर ये लिखेंगे दैट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? बाय सर जे थॉमसन। कुछ किताबों में कंट्रोवर्सी है कि किस साल में की थी, लेकिन ये रेंज है। अब हुआ क्या, जे थॉमसन वॉज अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी, ब्रिलियंट पर्सन थे। वो इतने पे रुके नहीं, वो इतने पे रुके नहीं। उन्होंने बोला कि यार अगर मैं लगातार 10,000 वोल्ट पर काम करता रहा तो मर जाऊंगा, निपट जाऊंगा। तो इसको कम करना पड़ेगा, लो वोल्टेज। अगर इसका लो वोल्टेज करा तो ये 30 सेंटीमीटर भी बहुत दूर है, इसको और करीब लाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी इस ट्यूब के अंदर थोड़े से बदलाव करे, और बदलाव करने के बाद उन्होंने बोला कि यार ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो सर जे थॉमसन ने इस ट्यूब को रिकंस्ट्रक्ट करा और थोड़ा इसको सेफ बनाया, सेफ टू हैंडल, ताकि इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी अपने लिए सेफ हो जाए। और इस तरीके से उन्होंने इसको वापस डिज़ाइन करना शुरू करा। यहाँ पर नो डाउट उन्होंने अपना कैथोड रखा, यहाँ पर उन्होंने अपना एनोड रखा, छेदी लाल एनोड, छेदी सिंह वाला। और वैक्यूम पंप तो लगा हुआ ही था, आप लोगों को सबको पता है यहाँ पर वैक्यूम पंप था। यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये बन गया आपका कैथोड रे ट्यूब, और अंदर से उन्होंने जिंक सल्फाइड से इसको कोट कर दिया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, चकाचक काम, एकदम बढ़िया, सुंदर सुंदर सुशील, सुंदर सुशील कन्या। हाँ, अब उन्होंने बोला कि मैं काम करता हूँ लो वोल्टेज पे काम करता हूँ। जब उन्होंने लो वोल्टेज पे काम करा, मतलब मान के चलो कुछ नहीं कितना था यार, अप्रॉक्सीमेटली लो वोल्टेज, आप याद रखो लो पोटेंशियल पर काम करा। तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि जब वापस से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ही ऑब्जर्व्ड फ्लोरोसेंस इन दिस स्पॉट। उनको जो भी फ्लोरोसेंस दिखाई देने लगे लो वोल्टेज पर, वो फ्लोरोसेंस उनको यहाँ पर दिखाई देने लगे। तो उनके मन में सबसे पहला सवाल आया कि जो फ्लोरोसेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्यूब में पीछे की तरफ फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा है, मतलब क्या हुआ होगा? मतलब डेफिनेटली होगा कि जो चीज़, जो पार्टिकल या जो रे ऑफ लाइट निकल रही है वो इस कैथोड से निकल रही होगी और इस एनोड की तरफ आ रही होगी। भाई समझना, अगर कुछ चीज़ यहाँ से निकलेगी तो इसमें छेद होने की वजह से इसके आर पार निकल के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराएगी। ये तुम्हारी जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, और इससे टकराने के बाद यहाँ पर फ्लोरोसेंस क्रिएट करेगी। तो आपको फ्लोरोसेंस बैक ऑफ द एनोड दिख रहा था। फ्लोरोसेंस आपको कहाँ दिख रहा था? बैक साइड ऑफ एनोड। मतलब डेफिनेटली क्या होगा कि कैथोड से कुछ निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है। अब इस बात को प्रूफ कैसे करें? तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर किया था क्रॉस एक्सपेरिमेंट। उनके उनके गले में एक कैथोलिक क्रिश्चियन वाला क्रॉस था। तो उन्होंने इस क्रॉस को इस एक्सपेरिमेंट के बीच में रखा। अब आप खुद देखो, जैसे आप लाइट के सामने खड़े हो तो आपकी शैडो पीछे बनती है।
अगर लाइट सामने से आकर आपकी बॉडी पर गिर रही है तो शैडो आपकी पीछे बनेगी, लेकिन अगर लाइट पीछे से आ रही होगी, पीछे से, तो शैडो आगे बनेगी। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्रॉस रख के फिर एक्सपेरिमेंट को चालू किया तो ही ऑब्जर्व द शैडो ओवर हियर, उन्हें अपने क्रॉस की शैडो यहां पर दिखाई देने लगी। मतलब यहां पर यह बात प्रूफ हो गई दैट देयर इज समथिंग कमिंग फ्रॉम कैथोड एंड गोइंग टूवर्ड्स एनोड। तभी तो ये क्रॉस पर लाइट्स पड़ने के बाद इसकी शैडो बन रही है। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट लिखा दैट द रेज वर कमिंग फ्रॉम कैथोड and moving towards anode. Therefore these rays are called as cathode rays. And the glass tube जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इज कॉल्ड एज कैथोड रे ट्यूब। ऐसी ट्यूब जिसमें कैथोड रेज बनी, कैथोड रे ट्यूब यानी CRT। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात। अच्छा, एक बात इन्होंने और बोली कि जब कभी भी शैडो बनती है, शैडो तभी बनेगी जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। लाइट जब एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तभी शैडो बनेगी। अगर लाइट ऐसी ट्रैवल करेगी, तो जैसे मैं ऐसा खड़ा हूं तो वो लाइट आई और मेरे हाथ के बीच में से निकल गई, लाइट आई और मेरे हाथ के पास आई ऊपर निकल गई, तो फिर शैडो नहीं बनेगी। शैडो तभी बनती है जब लाइट बिल्कुल सीधे आए, आपके शरीर से टकराए और वापस सीधी निकल जाए। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि शैडो बन रही है, इसका मतलब यह है कि कैथोड रेस। बेटा CR का मतलब क्या है? कैथोड रेस। प्लीज, मैं जब कभी भी CR लिखूंगा आप कैथोड रेस समझेंगे। दे ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करेगी। क्या बात समझ में आ गई बच्चा लोग? मेरे बकुड़े, मेरे गुलजारी लाल, ग्रेट। फिर इन्होंने बोला और क्या स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में, और मैं इसके बारे में क्या स्टडी कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, ये पता लगाते हैं कि कैथोड रेस क्या धूप की तरह है या इसके रेस के अंदर कोई ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल छुपे हुए हैं जिनमें मास है। तो आपने वो चक्री याद है? चक्री, अगर आपने एक विलन मूवी देखी हो, उसमें वो श्रद्धा कपूर के हाथ में वो चक्री रहती है, वो हवा में लेके चलती तो घूमती है। अरे तुम्हारा विंड मिल, अगर उस विंड मिल जैसी छोटी चक्री को आप सिर्फ ट्यूबलाइट के सामने रख दो या सिर्फ धूप के सामने रख दो, तो क्या वो घूमेगी? नहीं, क्योंकि धूप में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो उस चक्री को आके मारे और उससे चक्री घूमने लगे। जैसे हवा में गैस होती है, विंड के अंदर अलग अलग गैस के पार्टिकल्स होते हैं जिनमें मास होता है। तो जब वो हवा तेजी से बह के उस विंडमिल को टकराती है तो विंडमिल घूमने लग जाता है। तो उन्होंने यहां पर क्या करा, उन्होंने यहां पर एक मूविंग पैडल रख दिया। यहां पर उन्होंने क्या करा, एक मूविंग पैडल को माउंट कर दिया। एक मूविंग पैडल को यहां पर उन्होंने इस तरीके से माउंट कर दिया, चक्रा। अब उन्होंने फिर ट्यूब चलाया, एक्सपेरिमेंट चालू करा, तो ही ऑब्जर्व कि चक्रा घूमने लगा। चक्रा इस प्रकार घूमने लगा, चक्रा जो है वो इस प्रकार घूमने लगा। दैट मीन्स डेफिनेटली अब तो ये बात पक्का फिक्स हो गई कि कैथोड रे इधर से आ रही है, तभी तो ये ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज। अगर इधर से कोई रे आती तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता, तो ये इधर से आया और ये घूमने लगा। तो इसके घूमने की वजह से क्या है कि कैथोड रेस जो आ रही है इनमें डेफिनेटली कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिनके पास में मास है। तो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, दैट कैथोड रेस हैव पार्टिकल्स दैट हैव मास। और चक्रा क्योंकि बहुत तेजी से घूम रहा था, चक्रा ऐसा नहीं कि ऐसा घूम रहा, नहीं ऐसा घूम रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी भी ज्यादा है, दैट हैव मास एंड मूव्स विथ ग्रेट वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी लिख दो, मास एंड वेलोसिटी। चौथा पॉइंट,
अब अगर कैथोड रेस के पास में मास और वेलोसिटी दोनों है, तो इसके लिए मुझे एक चीज़ प्रूफ करनी होगी कि क्या इसके पास में मोमेंटम भी है। तो गाइज एक बात ध्यान रखना, दुनिया का सबसे मजबूत मैग्नेट होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कैसा होता है? एक सी शेप्ड मैग्नेट होता है, एक सी शेप्ड मैग्नेट होता है जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये देखो, ये दिस इज योर हॉर्स शू मैग्नेट। अब दुनिया के सारे मैग्नेट ऐसे होते हैं, अगर नॉर्थ पोल इधर है तो साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर है तो साउथ पोल इधर होगा, तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो ये इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाएंगे नॉर्थ से साउथ पोल। लेकिन ये अकेला मैग्नेट दुनिया का ऐसा है जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल बिल्कुल आमने सामने है, तो ये खुद ही को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां से ये स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है तो ये दोनों चिपक नहीं पा रहे। इस वजह से इन दोनों के बीच में एक बड़ी खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इन दोनों के बीच में बड़ी खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक्सपेरिमेंट ने फिजिक्स में प्रूव किया है कि अगर आप कोई छोटा सा पार्टिकल जिसके पास में मोमेंटम है, कोई सा भी पार्टिकल जिसके पास में मोमेंटम है, यानी मोमेंटम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम डिनोटेड बाय p, जिसके पास में मास और वॉल्यूम हो, तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वॉल्यूम। तो जब भी कोई मोमेंटम वाला पार्टिकल आकर हाई स्पीड में अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स में घुस गया तो ये इसको घुमा घुमा के बम से डिफ्लेक्ट कर देगी। कोई पार्टिकल आया, इसमें घुसा, घुमा घुमा के बम उसको डिफ्लेक्ट कर देगी, घुमा घुम डिफ्लेक्ट कर देगी। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर पार्टिकल इस मैग्नेटिक फ्लक्स में घूम के अपने पाथ से डिविएट हो जाएगा। यानी कोई भी पार्टिकल जिसके पास में मोमेंटम है वो हॉर्स शू मैग्नेट में फंस के डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जे अंकल ने क्या करा, आपके इस कैथोड रे ट्यूब के आसपास एक हॉर्स शू मैग्नेट लगा दिया, हॉर्स शू मैग्नेट उन्होंने यहां पर लगा दिया, और जैसे उन्होंने कैथोड रे ट्यूब यहां से निकाली, इनको यहां पर डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा, डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा, यानी कैथोड रेस डिफ्लेक्ट हो गई। अब इनको जो फ्लोरोसेंस पहले यहां दिखाई दे रहा था, ये अब यहां नहीं दिखाई देने लगा और यहां पर कहीं पर दिखाई देने लगा। समझ में आ रही है? अब आप इसके लिए वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कौन सा होता है ना, ये इस वाला, ऐसा एक रूल आप लगा के देख लीजिएगा कैसा होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ होता है ना ये। तो जैसे ये वाला रूल है, आप लगा के देखना तो आपको ये इस तरफ स्पार्क दिखाई देने लगेगा। तो इधर मैं डायग्राम में 3 डायमेंशन नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन आप बस ये समझना कि जो आपके कैथोड रेस थे, कैथोड रेज वर डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएटेड बाय हॉर्स शू मैग्नेट, created by horseshoe magnet, which proves that cathode rays have mass and velocity, therefore have momentum, क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बात प्रूव हो गई। अब उन्होंने लास्ट चीज सोची कि यार कैथोड रेस वैसे तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, कैथोड रेस वैसे तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो ये बात सब क्लियरली समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि जो आपकी कैथोड रेस है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि एनोड पर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी उसको प्रूफ करने के लिए जे थॉमसन ने क्या करा, एक मेटल की प्लेट यहां लगा दी और एक मेटल की प्लेट यहां लगा दी, और इनको वायर से कनेक्ट करके, छोटा सा वोल्टेज है ना, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा, ये नेगेटिव टर्मिनल रखा, ये पॉजिटिव, तो ये मेटल की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब उन्होंने देखा कि कैथोड रेस क्या करती है, तो जब उन्होंने कैथोड रेस को यहाँ से निकाला तो वो निकली और इधर मुड़ गई, निकली और इधर मुड़ गई।
मतलब किस तरफ मुड़ गई, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स की तरफ। और यहां पर अब आपको फ्लोरोसेंस कहां दिखाई देने लगा होगा, ऑब्वियसली यहां पर। अब आपको फ्लोरोसेंस यहां पर दिखाई देने लगा, जो पहले यहां दिखाई देना चाहता था लेकिन अब वो यहां दिखाई देने लगा क्योंकि आपकी कैथोड रेस इधर मुड़ गई। तो उन्होंने बोला कि दैट कैथोड रेस मूव्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज proves they have negative nature, and therefore the particles, भाई हमने यहां पर प्रूफ किया ना कि इसमें पार्टिकल्स है छोटे छोटे, तो ये जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं and hence the particles are negatively charged and hence are named as, इनका नाम क्या रख दिया गया, and hence are named as electrons। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स को क्या नाम रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर डिस्कवरी हो गई, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स वर फाइनली डिस्कवर्ड। तो क्या मेरे प्यारे बच्चा लोगों को ये अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इसी के साथ आपके जे थॉमसन अंकल ने बोला कि कैथोड रेस क्योंकि इस मेटल की प्लेट में से निकल रही है, तो बेटा मेटल की प्लेट एक प्रकार का मैटर है, मैटर बना एटम से, तो एटम के अंदर से ही निकल रही होगी ये कैथोड रेस, यानी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देयरफॉर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का एक छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होता है, और इसी वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को 100% सत्य मानना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या यह बात भयानक तरीके से आपके दिमाग में बैठ गई। सो विद दिस जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के हमारे साथ में रख दिया। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई या फेल होने की कगार पर पहुंच गई। अब इतना करने के बाद जे थॉमसन बन गए सुपरस्टार और गाना गाने लगे कि मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, जो लेवे पंगा कर दूं मैं बैम। तो इनके जो दोस्त लोग थे इनकी जलने लगी। भाई तुम खुद सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त रातों रात एकदम स्टार बन जाए, टिकटॉक वाला स्टार नहीं, फिर उस पर तो अपन हंसेंगे, अपन खुश होंगे कि अपना दोस्त टिकटॉक स्टार बने, अपन ना बने, अपन उसकी उड़ाएंगे कि ए ढट्टे 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 छक्का मारा। तो इस तरीके से अपन उसकी मज़े ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई सीरियसली अच्छा स्टार बन जाए, जैसे कोई अच्छा मूवी मिल जाए, कोई अच्छा सीरियल मिल जाए, कोई इंस्टाग्राम पर फेमस हो जाए, यूट्यूब पर फेमस हो जाए, तो दोस्तों की जलती है। वैसे जे थॉमसन इस एक्सपेरिमेंट के बाद, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद फेमस हो गए, उनके नाम के आगे सर लग गया, तो इनके दोस्त जलने लगे। तो अब इनके दोस्तों की जलने की कहानी, अभी तो मैंने आपको जे थॉमसन की दोस्ती की कहानी सुनाई, अब जे थॉमसन के दोस्तों की जलने की कहानी और इनके थोड़ा सा और हीरो बनने की कहानी मैं अगली क्लास में सुनाऊंगा। आज का क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे लाडलो।